कृषि कानूनों के मसले पर आज सरकार और किसान संगठनों के बीच फिर एक बार होगी वार्ता। सरकार ने पिछली बैठक में कुछ समाधान निकालने की जताई थी उम्मीद। देश भर के कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का किया जा रहा है ड्राई रन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बेहद कम समय में देश में कोविड का वैक्सीन तैयार करने पर जताई खुशी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ के 8 विकास खंडों के चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक सामग्री का किया वितरण। कहा, शिक्षा व्यवस्था में होना चाहिए निरंतर सुधार। और मौजूदा खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 27.13% की दर्ज की गई है वृद्धि। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रजेश और अब समाचार विस्तार से। कृषि कानूनों के मसले पर आज सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच फिर एक बार वार्ता का दौर चलेगा। इससे पहले 4 जनवरी को हुई वार्ता में कुछ मसलों पर बात पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन सरकार ने अगली बैठक में कुछ समाधान निकालने की उम्मीद जताई थी। किसान संगठनों ने मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में प्रदर्शन जारी रखने के संकेत दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून पर क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा कर आपत्तियों का समाधान करने का लगातार भरोसा दिया है और पिछली बैठक में 2 मांगों को मान भी लिया गया। इस बीच साथ ही कोर्ट ने अपनी चिंता को जाहिर करते हुए आशंका जताई है कि ये पिछले साल तबलीगी जमात की तरह संक्रमण फैलने का खतरा बन सकता है। कोर्ट ने महामारी के दौरान सरकार से विस्तृत गाइडलाइन जारी करने को भी कहा है। देश भर के कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज दूसरे चरण का ड्राई रन किया जा रहा है। ये ड्राई रन 736 जिलों में हो रहा है। वहीं आज स्वास्थ्य मंत्री चेन्नई में हैं और वहां तमाम ड्राई रन सेंटर्स का दौरा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात पर खुशी जताई है कि भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसने बेहद कम समय में कोविड का वैक्सीन तैयार कर लिया है। Shortest possible time, India has also done extremely well on the front of the development of vaccine. And right now, 2 of our vaccines have been given emergency use authorization. And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk. I know that a couple of months back, this Chennai was itself in a lot of trouble. All through we were worried about many states. Of course, Tamil Nadu was also one of them. But the way things were done in such a good manner in Tamil Nadu, and I was particularly impressed by the fact that 100% tests in Tamil Nadu were done by RT-PCR. And meticulous planning about testing, tracing, management, treatment, and while being treated in the hospital, so many good things have been happening. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 17 जनवरी से केंद्र सरकार पोलियो के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएगी। Group on immunization in consultation with the international health authorities, we have decided that on 17th of January we are going to have our national immunization days for polio, which will run for about 2-3 days. The first day will be dedicated to every mother taking her child to the polio kendra for vaccination, followed by another 2-3 days. This is very, very essential to ensure that we are able to maintain the overall immunity level of our country, particularly pertaining to poliomyelitis.
मौजूदा खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी है और खास बात है कि धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 27.13% की वृद्धि दर्ज की गई है। 98,400 करोड़ से अधिक एमएसपी मूल्य के साथ 68 लाख धान के किसानों को इससे फायदा हुआ है। मौजूदा सीजन के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा। इसमें तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद विरोधी समिति 2022 के लिए ओलिवियन प्रतिबंध समिति शामिल है। परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि जब लीबिया और शांति प्रक्रिया पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित होगा तो भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लीबिया प्रतिबंध समिति की कुर्सी को संभालेगा। Sanctions Committee, also called the 1988 Sanctions Committee, has always been a high priority for India, keeping in mind our strong interest and commitment to peace, security, development and progress of Afghanistan. Our chairing this committee at this juncture will help keep the focus on the presence of terrorists and their sponsors threatening the peace process in Afghanistan. It has been our view that peace process and violence cannot go hand in hand. India will also chair the Counter-Terrorism Committee in 2022, which coincides with the 75th anniversary of India's independence. The chairing of this committee has a special resonance for India, which has not only been in the forefront of fighting terrorism, especially cross-border terrorism, but has also been one of its biggest victims. The Libya Sanctions Committee, also called the 1970s Sanctions Committee, is a very important subsidiary body of the Council which implements the sanctions regime, including a two-way arms embargo on Libya, an assets freeze, a travel ban, measures on illicit export of petroleum, etc. We will be assuming the chair of this committee at a critical juncture when there is international focus on Libya and on the peace process. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ जिले के 8 विकास खंडों के चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों को संसाधन युक्त किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्र महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर आंगनबाड़ी केंद्रों को अधिक ध्यान देना चाहिए। बेटी को चाय मिले और बेटे को दूध मिले। ये सीख कर बेटी जाती है, बड़ी होती है कि मुझे भी मेरी माँ चाय पिलाती थी, भाई को दूध पिलाती थी और वो बड़ी होगी तो वो ही ध्यान में रखेगी, तो वो ही भेदभाव अपने बच्चों के साथ भी करेगी। शिक्षा इसका नाम है और ये सिखाने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है और सीखने के बाद उसका उपयोग करना चाहिए। अमेरिकी संसद में हंगामे के बाद अब कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनावी नतीजों को स्वीकार कर लिया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जो बाइडेन का रास्ता साफ हो गया है। जो बाइडेन को 306 जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 232 मत मिले हैं। कांग्रेस के चुनावी नतीजे स्वीकार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हो गए हैं। Votes for President of the United States are as follows. संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के लिए मतदान के लिए नियुक्त किए गए निर्वाचकों की पूरी संख्या 538 है। उस पूरी संख्या के भीतर बहुमत 270 है। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन को 306, डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोट मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र के उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस को 306 वोट, माइकल आर पेंस को 232 वोट मिले हैं। सीनेट के अध्यक्ष द्वारा वोट की स्थिति को देखते हुए अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को घोषित माना जाए। दोनों का कार्यकाल
20 जनवरी 2021 से शुरू होगा। Indiana has received 232 votes. इस घोषणा के साथ ही जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर मुहर लग गई। अब उनके 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम नतीजों से असहमति जताते हुए कहा, हालांकि मैं चुनाव के नतीजों से पूरी तरह असहमत हूं और इस बात के प्रमाण भी हैं, लेकिन बावजूद इसके 20 जनवरी को सुचारू रूप से सत्ता का हस्तांतरण होगा। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर मोहर लगाए जाने से पहले वहां जो हुआ उससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले सारे देश सख्ते में हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के वक्त जो कुछ भी कैपिटल बिल्डिंग में घटा उसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भीड़ ने बुधवार की दोपहर वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर धावा बोला और वहां मौजूद पुलिस से भिड़ गई। जाहिर तौर पर यह भीड़ इस संभावना से प्रेरित थी कि वो अमेरिकी कांग्रेस की कार्यवाही को रोक देगी ताकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को 2020 के चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट न मिल सके। ये हमला तब हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल पर चढ़ाई कर नवंबर 2020 के चुनावी नतीजे पलट देने का आह्वान किया। भीड़ सीनेट कक्ष तक पहुंचने में सफल रही, जहां कुछ ही मिनट पहले चुनाव परिणाम प्रमाणित किए गए थे। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने इसके बाद से राष्ट्रपति के आधिकारिक अकाउंट लॉक कर दिए हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि ट्रंप लोगों को भड़का रहे हैं और अपने दावों से उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। फेसबुक ने कहा है कि वो इन प्रदर्शनों के सभी वीडियो और फोटो हटाएगा। आधिकारिक रूप से यूएस कैपिटल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। इनमें से एक ट्रंप समर्थक महिला को पुलिस ने मौके पर ही गोली मार दी थी, जिसकी मौत अस्पताल ले जाते समय हुई। पुलिस का कहना है कि बाकी 3 लोगों की मौत मेडिकल इमरजेंसी के चलते हुई। As of 9:30 today, हमने अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को बिना लाइसेंस के पिस्टल रखने, एक को प्रतिबंधित हथियार रखने, 47 लोगों को कर्फ्यू का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 52 में से 26 लोगों को कैपिटल ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया है। 2 पाइप बम बरामद किए गए हैं। bomb from the DNC. अमेरिकी सीनेट ने घटना पर शोक व्यक्त किया। सदस्यों ने घटना में मृतक लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। Our beloved nation. इन त्रासदियों ने हमें याद दिलाया है कि शब्द मायने रखते हैं और यह कि जीवन और मृत्यु की शक्ति जुबान में है। हमें चेतावनी दी गई है कि शाश्वत सतर्कता स्वतंत्रता की कीमत है। ईश्वर, आपने हमें यह याद रखने में मदद की है कि हमें एक दूसरे को एक सामान्य मानवता में देखने की आवश्यकता है जो आपकी छवि को दर्शाता है। आपने सभी शत्रुओं के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की रक्षा और बचाव के लिए हमारे संकल्प को मजबूत किया है। दंगे की आशंका को लेकर अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के चारों तरफ सड़कों पर पुलिस तैनात है। वॉशिंगटन की मेयर ने पूरी रात के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मेयर ने 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी लगा दी है। अमेरिका के वॉशिंगटन में भीड़ तंत्र की अराजकता की तस्वीरों ने दुनिया भर में चिंता की लकीरें खींच दी। वैश्विक नेताओं ने जहां एक तरफ अराजकता और हिंसा की निंदा की, तो वहीं अमेरिका के लोकतंत्र पर भरोसा भी जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए साफ किया कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित होना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस ने आखिरकार जो बाइडेन की राष्ट्रपति चुनाव जीत पर मुहर लगा दी, लेकिन इसके पहले कैपिटल हिल और कांग्रेस में उत्तेजित भीड़ ने जो हंगामा किया, उसने दुनिया भर में चिंता की लकीरें खींच दी। लेकिन चिंताओं के साथ साथ पूरी दुनिया से आई प्रतिक्रियाओं ने मोटे तौर पर यह भी बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सबको भरोसा बनाए रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से दुखी, क्रमबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण जरूरी।
गैर कानूनी प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। वहीं अमेरिका के साथ एकजुटता दिखाते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अमेरिकी लोकतंत्र पर विश्वास है और हिंसा को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। I just wanted to express our friendship and our faith in the United फ्रांस लोकतंत्र के साथ खड़ा है और हिंसा को किसी तरह से सही साबित नहीं किया जा सकता। हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। in the strength of our democracies. अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बुधवार को हुई इस घटना को जहां दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो वहीं आंतरिक मामलों की मंत्री प्रीति पटेल ने राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों ने हिंसा को आगे बढ़ाया। Well, look, I think first of all, just the level of language and rhetoric. Clearly, राष्ट्रपति ट्रंप न सिर्फ हिंसा को दबाने में असफल रहे, बल्कि हिंसा को उकसाया भी है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। अमेरिका के एक और सहयोगी ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि वॉशिंगटन के कैपिटल और कांग्रेस पर हुई हिंसा बेहद परेशान करने वाला है और चिंताजनक है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बयान दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी जनता इन परिस्थितियों से आगे निकल आएगी। अमेरिका सबसे महान लोकतंत्रों में से एक है। The riots and protests that we've seen in Washington DC. ये अमेरिका के लिए कठिन समय है और हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। उम्मीद है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के कई बड़े नेताओं ने भी अमेरिका की इस घटना पर अपनी चिंता जताई है। ईयू परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने अपने एक ट्वीट में कहा कि हम चिंतित हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वहीं यूरोपियन संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि अमेरिकी कैपिटल में हुई घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। हम निश्चिंत हैं कि अमेरिका अपने लोकतंत्र की रक्षा करेगा। अमेरिका में महज कुछ घंटों पहले चाहे हालात जो रहे हों, लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्ता का हस्तांतरण अब शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वैसे अब 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। सुल्तानपुर जिले के हलियापुर बाजार में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस पर केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने गर्भवती महिलाओं को अन्नप्राशन और गोद भराई की। उन्होंने कहा कि बेटी के संरक्षण और सम्मान के लिए सुल्तानपुर जिला प्रशासन जागृत है। जनसंवाद के दौरान उन्होंने कहा कि 240 से ज्यादा परिवारों के आवेदन को जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए लगभग 25 लाभार्थियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में एक विशेष कार्यक्रम हलियापुर की स्वसहायता समूह की बहनों के साथ करने मैं और सुरेश पासी जी विशेष यहाँ पर आमंत्रित हुए। जब जनता के मध्य में उस दिन चर्चा करने के लिए मैं निकली तो जनता के मुख से एक ही आवाज उठी कि दीदी हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो कि हम अपने जनप्रतिनिधि से तो मिल सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि के साथ साथ प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी हमारी भेंट सुनिश्चित करवाई जाए। हलियापुर की जनता विशेषता हिंदेश से कहना चाहती हूँ, आज शायद हलियापुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सांसद, विधायक, मंत्री केंद्र, मंत्री राज्य और जिला का प्रशासन एकजुट होकर जनता की सेवा में उपस्थित हुआ। 14 सरकारी विभागों का अलग अलग यहाँ पर स्टॉल लगा है। 1815 लोग यहाँ पर अपनी विविध याचनाएं लेकर, अपनी एप्लीकेशन लेकर आए हैं। अब तक 1612 एप्लीकेशन का निवारण जिला अधिकारी कर चुके हैं। ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। महिलाएं जागरूक हों इसलिए कराया जाता है कि हर बच्चे का अधिकार मिले। अपने अपने बच्चे का तो लोग सब करवा लेते हैं, लेकिन पब्लिक के बच्चों को करवा के देंगे कोई? इसलिए हम लोगों को ये दिया गया है कि आप लोग पब्लिक में करवाइए। बच्चे, महिलाएं सब कुछ जागरूक, सबको पता चले कि मेरा जन्मदिन क्या होता है, अन्नप्राशन क्या होता है, गोद भराई क्या होती है सारी औरतों के लिए।
इसलिए हम लोगों को विभाग में दिया गया है कि आप लोग करवाइए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। उसके बाद वे सुल्तानपुर जिले के हलियापुर पहुंची, जहां स्मृति ईरानी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि कुछ लोग सिर्फ चुनाव में अमेठी आकर अमेठी की जनता को गुमराह करते थे और अमेठी से अपना पारिवारिक रिश्ता बताते थे। हलियापुर में स्मृति ईरानी ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसके बाद स्मृति ईरानी का काफिला रानीगंज होते हुए मुसाफिर खाना पहुंचा, जहां लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय हुबलाल पासी के घर पहुंची, जहां परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। एक दिन पूर्व मुसाफिर खाना के कंजास गांव निवासी 65 वर्षीय हुबलाल पासी का आकस्मिक निधन हुआ था। 1975 में आपातकाल के दौरान हुबलाल पासी जेल गए थे। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में आयुर्वेद फार्मेसी और औषधि परीक्षण लैब के नवनिर्मित भवन और राष्ट्रीय औषधि मानक संग्रहालय के नवनिर्मित भवन का झांसी में आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने लोकार्पण किया। औषधि परीक्षण लैब से आयुर्वेदिक औषधियों के अनुसंधान में तेजी आएगी। आयुर्वेद फार्मेसी में विविध दवाओं के प्रकार जैसे चूर्ण, वटी गुटी, टैबलेट, क्वाथ, तेल, घृत, अवलेह आदि बनाने की व्यवस्था है। साथ ही कच्ची औषधियां और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला भी इसके साथ ही जुड़ी है। आयुष मंत्री ने बताया कि संस्थान में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजना चल रही है। इसके अंतर्गत भारत के विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में स्थित CCRAS के संस्थानों द्वारा भेजी जाने वाली कच्ची औषधि द्रव्यों का संग्रहण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस परियोजना से आम जन को आयुर्वेदिक कच्ची औषधियों के बारे में सटीक और विस्तृत जानकारी मिलेगी। हमारा जो केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान राशि, इसके नया बिल्डिंग का हमने इनागोरेशन किया है। कम से कम 14 करोड़ रुपया उसमें खर्चा आया है। उसमें एक रॉ डिपोजिटरी, हम जो रॉ मटेरियल हमारे आयुष के लिए जो मेडिसिन बनता है उसके लिए चाहिए, उसकी भी व्यवस्था वहाँ की है। और एक औषध बनवाने की फार्मेसी का काम भी वहाँ हो जाएगा। ऐसे मल्टीपल उपयोग इस बिल्डिंग के है, इसके प्रोजेक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ जूना हमारा जो बिल्डिंग था उसके ऊपर भी एक फर्स्ट फ्लोर हमने बनाया हुआ है और इसका कम से कम हमने 9 करोड़ रुपए उनको दिए थे, उसमें से 4 करोड़ रुपया खर्चा किया है और उसका एक्सटेंशन आगे भी इसी खर्चे से बढ़ जाएगा। और कहने का मतलब यही है कि इस तरह के केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान को एक रिपोजिटरी, जो ड्रग होता है हमारा, जो प्लांट होते हैं, उसको सभी को इकट्ठा करने का जो मौका इसे हमें मिलेगा। और आज तक कम से कम 2 लाख वनस्पति का रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है और ये डिजिटल भी है और हमने ऐसे भी रूटीन इसमें भी किया है। कभी रूटीन वाला यदि कुछ हो गया तो डिजिटल जो प्रिजर्व किया हुआ हजारों सैकड़ों सालों से चलता रहेगा और इसका उपयोग किसी को भी हो जाएगा। गाजीपुर में प्रगतिशील किसानों के बीच में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एपी के अपर महाप्रबंधक CB सिंह ने भारत सरकार के सहयोग से गाजीपुर में प्रथम बीज प्रसंस्करण इकाई लगा चुके प्रगतिशील किसान राम कुमार राय और लंदन तथा दुबई तक अपनी मिर्च और मटर दे चुके जितेंद्र राय को सम्मानित किया। साथ ही जैविक खेती में मिर्च, केला, मटर आदि खेतों का निरीक्षण भी किया। इसके बाद गाजीपुर का प्रथम 30 कुंटल क्षमता वाले कार्गो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्गो वैन से 30 कुंतल तक हरी सब्जी 1 सप्ताह तक सुरक्षित रखते हुए पश्चिम बंगाल के बंदरगाह से और एयरपोर्ट से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि देशों को भेजा जा रहा है। CB सिंह ने बताया कि जैविक खेती के माध्यम से किसान अपनी आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। किसान बिचौलियों से बचकर कृषक समूह बना करके स्वयं निर्यातक की भूमिका में आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पीडा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर के किसानों तक पहुंच रही है और कोशिश की जा रही है कि उनको कैसे आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2022 तक किसानों का डबल हो और हमारे किसान उद्यमी के रूप में भी पहचाने जाए, केवल किसान ना हो, वो उद्यमी के रूप में पहचाने जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए यह भावरकोल का क्षेत्र, गाजीपुर का जो क्षेत्र भावरकोल का पातालगंगा का एरिया, यह इतना अच्छा क्षेत्र है जहां से कि मिर्च प्रथम बार भी यहीं से दुबई के लिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए निकली थी और यहीं से मटर, मिर्च और अन्य सब्जियां भी गई थी
और अब ये बांग्लादेश, नेपाल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो हमारे किसान बंधु हैं, जो एफपीओ हैं, उन्होंने बताया है कि नेपाल, बांग्लादेश एवं कि भूटान को भी यहाँ से मिर्चियाँ जा रही हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में भी और देखने में भी। इसी को देखते हुए आज हम लोग इसका भ्रमण कर रहे हैं और आज बहुत बड़ा कंसाइनमेंट भी आज यहाँ से जा रहा है बांग्लादेश को। और यहाँ के किसानों की अच्छी बात है कि जागरूक है और यह हर चीज को जानते हैं कि गुणवत्ता कैसी होती है, और एक गुणवत्ता को ही ध्यान में रख करके जो प्रशिक्षण कराया जा रहा है यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा कि प्रशिक्षण करा करके किसानों को उचित जानकारी प्रदान की जा रही है और यहाँ से निर्यातकों को जोड़ा जा रहा है। ये निश्चित तौर से एक सराहनीय कदम है। यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं और राज्य सरकार का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है वो निश्चित तौर से एक सकारात्मक सोच के साथ आगे जा रहा है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए हम सबका प्रयास है कि यहाँ किसान उद्यमी बने। मिर्जापुर जिले के 3 विकास खंडों सिटी, नारायणपुर और लालगंज ब्लॉक में किसान कल्याण मिशन के तहत किसान मेला गोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सिटी ब्लॉक में प्रदर्शनी का उद्घाटन ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल और विधायक रत्नाकर मिश्र ने किया। इस मौके पर किसानों को उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए परंपरागत खेती के अलावा अन्य खेती करने की भी जानकारी दी गई। सरकार की मंशा है कि हम 2022 तक किसान की आय को दुगुनी करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से, कृषि अधिकारियों के माध्यम से हम लोग किसान को जागरूक कर रहे हैं और सरकार की मंशा है हम किसान को जितना जागरूक कर लेंगे उतना ही किसान अपने लागत को बढ़ाएगी और दाम क्रय मतलब उसको जो खर्च होता है व्यय राशि को घटाएगी, क्योंकि जब तक किसान लागत कम होगा, आय अधिक होगा, तब जाकर के उसकी कृषि आय दुगनी होगी। इस मंशा के अनुसार कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से, कृषि अधिकारियों के माध्यम से किसान को जागरूक करने की यह योजना और किसानों की जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से जो संचालित है, जो उनका लाभ वाली योजनाएं हैं उसको उनको तक पहुंचाने के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है। जिले में किसान मेला गोष्ठी और प्रदर्शनी के आयोजन का मकसद किसानों को जागरूक करते हुए उनकी आय को बढ़ाना है। जिले में किसान ड्रैगन फ्रूट, केला और पपीता की खेती कर उसे दूसरे जनपद में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से उन योजनाओं के बारे में उनको रूबरू कराया गया, उनको परिचित कराया गया। साथ ही साथ जो प्रदर्शनी लग रही थी उसमें जो उनके प्रोडक्ट्स थे उनको भी दिखाया गया। इसके साथ जो फिश फार्मिंग के संबंध में जो एक बायोफ्लास्क की नई स्कीम यहाँ पे चल रही है, जिसकी 2 यूनिट जनपद में लगी हुई है, उसके बारे में एक उसको डेमो करके यहाँ पर दिखाया गया। निश्चित रूप से जो शासन की इतनी जो योजनाएँ चल रही हैं और उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में जनपद मिर्जापुर काफ़ी आगे है और यही वजह है कि यहाँ पर परंपरागत खेती को छोड़कर बहुत से हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उन लोगों ने बागवानी, उद्यानीकरण, जैसे कि केले की खेती बड़े पैमाने में करना इन्होंने शुरू कर दिया है। इसके साथ पपीता, मिर्चा, टमाटर, मटर आदि जो है वो यहाँ से बाहर भी जा रहा है, यहाँ तक कि वो अपनी फसल को विदेशों में भी भेज रहे हैं जो उनकी ऑर्गेनिक खेती है। और इसकी वजह से उनका जो लाभ है, उनका जो मुनाफा का जो परसेंट है वो बहुत आगे बढ़ गया है। और कहीं न कहीं पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हमारे इन किसान भाइयों की आय को दोगुनी किया जाए, उसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल हो रहे हैं। किसान मेले में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकारी मदद देने के साथ ही महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। सर हम सिलाई सीखे थे, मशीन ना होने की वजह से हम ऐसे घर में बैठते थे, हाउस वाइफ की तरह हम काम कर रहे थे घर पर। अब मशीन मिल गई है तो अपना थोड़ा व्यवसाय बढ़ाया जाएगा। सर सिलाई मशीन हम लोग को मुहैया कराया गया है, हम लोग को सर बहुत खुशी है, जिसकी वजह से हम लोग अपना जीविकोपार्जन आगे बढ़ा सकेंगे। और हम लोग आप पीछे कुछ भी नहीं, अभी सिलाई छोटी मोटी सिलाई करते थे, जिससे कि अब इसकी वजह मिलने की वजह से हम लोग अपना आगे बढ़ाएंगे कारोबार, जिससे कि हम लोग का सर जीविकोपार्जन अच्छे से हो सकेगा। कितनी खुशी हो रही है सर? बहुत खुशी हो रहा है और सर योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।